नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहित पांडे। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे यूं ही मिलता रहे और कहानी का जो सिलसिला शुरू किए हैं यूं ही चलता रहे। आज की कहानी कई मायनों में एक नज़ीर साबित हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह एक रिकॉर्ड होगा। आज़ाद भारत की यह पहली महिला होंगी जिन्हें फांसी दी जाएगी। आज की कहानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक दिलचस्प केस है। इस केस में न कोई सबूत न कोई गवाह था और पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लोगों का दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर, सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगती है। सरकार दबाव में आती है, फौरन पुलिस अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं। आनन फानन में हमारे यहाँ जनरली जो होता है कि जो भी सरकार होती है, अगर इस टाइप की कोई घटना घटती है तो सरकारें मुआवजा देने का ऐलान करती हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री मायावती जी थी। घटना के वक्त वह अपने वोट बैंक को साधने के लिए मुआवजे का ऐलान कर देती हैं। जिस घर में यह घटना घटित हुआ था उस परिवार में इकलौती बची बेटी शबनम थी, तो वह शबनम को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर देती हैं। पुलिस उनको मना करती है कि ऐसा नहीं करिए। मुख्यमंत्री जी का काफ़ी मनोबल होता है कि आप 48 घंटे का समय दे दीजिए, 48 घंटे में हम केस को खोल देंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है। कहानी 48 घंटे पूरे होने के पहले ही पलट जाती है, केस खुल जाता है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर अमरोहा से है। अमरोहा शायरों का शहर कहा जाता है और जान एलिया उर्दू के एक मशहूर शायर थे, वो इसी अमरोहा से थे। अमरोहा शहर के बावनखेड़ी गांव की यह कहानी है। बावनखेड़ी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार की एक बेटी जिसका नाम शबनम था। शबनम के पिता शिक्षक थे और काफ़ी संपन्न परिवार से थे। इस परिवार में शबनम के माँ बाप, शबनम के 2 भाई, उसकी एक भाभी, एक मौसी की लड़की और एक 7 महीने का भतीजा रहता था। शबनम ने AA किया हुआ था और वह टीचर थी, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती थी। कॉलेज टाइम में बहुत अच्छी थी, काफ़ी तेज तर्रार पढ़ने लिखने में। कई स्टूडेंट की भी उन्होंने मदद की। साथ पढ़ने वाले कोई गरीब बच्चे रहते थे तो उनकी फीस भी भर देती थी। शबनम का कॉलेज टाइम में अलग इमेज था। शबनम की उम्र कोई 24-25 वर्ष रही होगी जब उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद वो टीचर बन गई और बच्चों को पढ़ाने लगी और गांव में ही रहने लगी। उसी दौरान शबनम को गांव के ही एक लड़के सलीम से प्यार हो जाता है। शबनम और सलीम में गरीबी अमीरी का एक लंबा फासला। शबनम एक संपन्न परिवार से, शबनम के पिता पेशे से सरकारी शिक्षक, काफ़ी ज़मीन जायदाद के मालिक, और इधर सलीम 5वीं तक पढ़ा हुआ एक मजदूर व्यक्ति जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। जब घर वालों को इसकी भनक लगती है तो परिवार वालों ने एतराज़ जताया, लेकिन कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। शबनम और सलीम किसी का परवाह किए बगैर अपने प्यार को परवान चढ़ाते रहे और प्रयास करते रहे कि परिवार वाले उनकी बात को मान लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। घर वाले मानते नहीं हैं। इसी बीच एक रात आती है 14 अप्रैल 2008 की। ये वही रात है जिसमें न सिर्फ अमरोहा
बल्कि बावनखेड़ी गांव, उस गांव के लोग आज भी इस घटना को भूलते नहीं हैं और वहाँ कोई अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखता है। 14 अप्रैल 2008 की रात थी। एक पड़ोसी थाने पर फ़ोन करता है, थाना लगता है हसनपुर। थाना प्रभारी फ़ोन उठाते हैं तो वह व्यक्ति बोलता है कि मेरे ठीक सामने वाले घर में कई लाशें पड़ी हुई हैं, फ़ौरन आप लोग आ जाइए। पुलिस ये बात सुनकर पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं। पुलिस आनन फानन में बावनखेड़ी गांव पहुंचती है। पुलिस देखती है कि घर में 7 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, जिनमें शबनम के माँ बाप की लाश, शबनम के दोनों भाइयों की लाश, शबनम के भाभी की लाश, शबनम की मौसी की बेटी की लाश, एक 7 महीने का भतीजा था शबनम का, उसकी लाश। सभी के शरीर पर धारदार हथियार कुल्हाड़ी के से चोट के निशान थे। शबनम पागलों की तरह रो रही थी। जाहिर सी बात है, जिसके घर में 7 सदस्यों की हत्या हो जाएगी, वह उसका दिमाग शांत तो होगा नहीं। घर की इकलौती बची जो लड़की थी, उसकी हालात का अंदाज़ा आप लोग लगाइए क्या रहा होगा। तो हर एक को उसके साथ हमदर्दी हो जाती है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाशों को उठवाती है। शबनम की हालत ऐसी नहीं थी कि ज़्यादा पूछताछ की जा सके, लेकिन पुलिस के सामने एक मजबूरी थी। केस को पुलिस को खोलना था, तो पुलिस शबनम से पूछताछ करती है। तो शबनम बताती है कि जो लोग आए थे वो छत से आए थे, अब पूरे घर वालों को मार डाला। अब लाशों पे कुल्हाड़ी के निशान थे ही, तो शक करने की कोई गुंजाइश थी नहीं। पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। घटना के अगले दिन लोगों में काफ़ी आक्रोश था। लोगों ने सड़क जाम कर दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी होने लगी। सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगता है। बात मीडिया के सहारे सरकार तक पहुंचती है। उस समय मायावती जी मुख्यमंत्री थी, बात उन तक भी पहुंचती है। मायावती गांव जाती हैं, परिवार की इकलौती बची बेटी शबनम से मुलाकात करती हैं, शबनम को सांत्वना देती हैं, 5 लाख रुपए देने का ऐलान करती हैं। सहानुभूति जताने के बाद मायावती जी लखनऊ लौट जाती हैं। इसके बाद लोगों के गुस्से को देखते हुए या सच्चों का तबादला कर दिया जाता है। 2 दिन बीतने पर शबनम कुछ नॉर्मल होती है, तब पुलिस उससे पूछताछ करती है। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। दोस्तों, पोस्टमार्टम में एक इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि इन सब की मृत्यु कुल्हाड़ी से काटने से पहले ही हो चुकी थी, वो भी जहर देने से। तो पुलिस के दिमाग में एक बात आने लगी कि लूटपाट करने आने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समूह में हो, कितनी भी संख्या में हो, वो किसी को जहर नहीं देता है। वो आता है, लूटपाट करता है, घटना जो भी करनी होती है उसको अंजाम देता है, वापस चला जाता है। वो जहर नहीं देता है। जहर धोखे से देने वाली चीज़ है, और इस घटना में भी यही हुआ। शबनम ने परिवार के लोगों को खाना पीना खिलाने के बाद चाय बनाती है और चाय में ही जहर डाल देती है, जो उसका प्रेमी बाज़ार से लाया हुआ था, और घर के सभी सदस्यों को पिला देती है और खुद नहीं पीती है। पुलिस का शक यहाँ से शुरू होता है। पुलिस नए सिरे से छानबीन शुरू करती है। शबनम ने बयान दिया था कि जो लोग आए थे वो छत से आए थे। पुलिस घर के चारों तरफ दीवारों को देखती है, तो ज़मीन तल से छत की ऊंचाई 14 फीट होती है, जो बगैर किसी सहारे के छत पे नहीं चढ़ा जा सकता है। दीवार के सहारे एक पानी के निकासी के लिए एक पाइप लगाया गया था, जो काफ़ी जर्जर और इतना मजबूत नहीं था कि उसको पकड़ करके एक आदमी भी छत पर चढ़ सके। अगर ऐसा कोई करता तो वह टूट करके नीचे आ जाता। सीढ़ी का कोई निशान नहीं था, सीढ़ी वहाँ देखी भी नहीं गई। दीवार पर भी कोई निशान नहीं, कोई खरोच नहीं, कोई दाग धब्बा नहीं। पड़ोसी जो आए थे उन्होंने भी यह बताया था कि जब हम लोग आए थे तो मेन गेट बंद था,
सीढ़ी का जो जीना होता है वो अभी बंद था। अब जिसके घर में 7-7 हत्याएं हुई हो, वह वापस, उसको इतना तो होश नहीं होगा कि वह जा कर के कोई किवाड़ बंद करे। शबनम को यह सारी चीज़ें पुलिस के दिमाग में आने लगती हैं कि जो भी आया वह मित्रवत आया है, कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है, ज़बरदस्ती की एंट्री नहीं है, किसी के साथ कोई हाथापाई नहीं हुआ था, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं हुआ था। घटना का परिवार के किसी सदस्य ने कोई विरोध नहीं किया था। अगर ऐसा किया होता तो वहाँ उसके निशान भी मौजूद होते। पुलिस के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। जो भी मारा गया वो धोखे में मारा गया और मौत की वजह भी जहर थी। मरने के बाद उन्हें कुल्हाड़ी से काटा गया। चाय की प्यालियाँ पड़ी हुई थी। सब लोगों ने जो खाया पिया था उसको शबनम ने नहीं खाया पिया। यह भी एक चौंकाने वाली बात थी। पुलिस इसके बाद सबसे पहले शबनम का CDR निकालती है। तो पुलिस को पता चलता है कि घटना के दिन 55 कॉल सलीम को किए गए थे। घटना के से 5 मिनट पहले सलीम को फ़ोन किया गया था और घटना के कुछ मिनट के बाद भी सलीम को फ़ोन किया गया था। तो यह सामान्य सी बात है, हो सकती है कि घटना से पहले किसी व्यक्ति को किसी ज़रूरत के लिए कॉल किया जाए, लेकिन घटना के तुरंत बाद 5 मिनट बाद कॉल किया जाना यह थोड़ा चौंकाता है। और एक ही दिन में 55 कॉल, यह भी बहुत चौंकाने वाली बात थी। कत्ल के बाद शबनम ने अपने पड़ोसी को चीख करके बुलाया था। अब शबनम के साथ लोगों की हमदर्दी थी ही, प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा। इधर मायावती जी 5 लाख देने का ऐलान कर चुकी थी। पुलिस टीम के IO थे RP गुप्ता, जो कि हसनपुर थाने के इंस्पेक्टर थे। उनको पहले ही इस घटना के बारे में जो है उनको सच्चाई पता चल चुकी थी। तो सरकार 5 लाख देने का ऐलान कर देती है। तो वह सरकार को ऐसा करने से मना करते हैं कि मुझे 48 घंटे का वक्त दे दीजिए, हम घटना को खोल देंगे 48 घंटे में। सचिवालय का और मायावती जी का काफ़ी मान मनोबल होता है कि 48 घंटा का वक्त दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद आप 5 लाख रुपए शबनम को दे दीजिएगा। मायावती जी और सचिवालय की टीम मान जाती है। 48 घंटे की मोहलत पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस CDR को खंगालती है। जब 55 कॉल को देखती है तो सीधे सलीम को उठाती है। इसके बाद पुलिस का रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होता है। अब सीधे पूछने पर तो कोई बताएगा नहीं। अगर भैया बाबा करके किसी से पूछा जाए बता दीजिए तो कोई बताएगा नहीं। तो पुलिस अपना रंगारंग कार्यक्रम जब शुरू की तो सलीम टूट जाता है और कहानी सुनाना शुरू करता है कि हम दोनों के रिश्ते से परिवार के लोग नाखुश थे। इसी नाखुशी की वजह से हम दोनों को मालूम था कि हम लोगों की शादी कभी होने वाली नहीं है। इधर शबनम लगातार रोने पीटने के कारण बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर उसे 7 महीने का प्रेग्नेंट घोषित कर देते हैं। पुलिस को पता चलता है कि शबनम 7 महीने की प्रेग्नेंट है, जबकि शबनम की शादी भी नहीं हुई थी। पुलिस सलीम के बारे में पड़ोसियों से पता कर चुकी थी। उसके बाद सलीम ने घटना के बारे में बताया भी कि हम दोनों प्लानिंग कर चुके थे कि ऐसे तो हम लोग मिलने से रहे, क्यों ना परिवार के सारे लोगों की हत्या कर दी जाए। मैं बाज़ार से जहर लाया। खाना पीना खिलाने के बाद शबनम जहर वाली चाय बनाई और सबको पिलाई। जब सारे लोग, परिवार के सारे लोग बेसुध हो गए तो मुझे बुलाया। मैंने सबको कुल्हाड़ी से मार दिया। शबनम मरते हुए अपने परिवार के सदस्यों को देखती रही।
इसके बाद शबनम ने दरवाज़ा खोलकर मुझे घर से बाहर किया। इसके बाद वह वापस आई और चीख चीख कर पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों से खबर पुलिस तक पहुंचती है। अब शबनम के साथ लोगों की हमदर्दी के कारण पुलिस कोई पूछताछ कर नहीं पाती है। आरपी गुप्ता जी जो केस के आईओ थे, उन्होंने मीडिया को बताया कि मौका मुआयना करने पर मुझे घटना की सच्चाई उसी समय से समझ में आने लगी जब मैंने मौका मुआयना किया और घर के किसी भी दीवार पर कोई भी खरोच नहीं मिला, कोई सीढ़ी का निशान नहीं मिला, कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं मिली। तो मुझे सच्चाई समझ में आने लगी कि इसमें हो न हो इस केस में परिवार में इकलौती बची लड़की शबनम का ही हाथ है। लेकिन लोगों के हमदर्दी के कारण शबनम से पूछताछ हो नहीं पा रही थी। इसके बाद जब सलीम टूट जाता है तो सलीम और शबनम का आमना सामना कराया जाता है। और शबनम को पता लग चुका था कि सलीम टूट चुका है, तो शबनम भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। अब सब कुछ बता देती है कि हम दोनों प्यार करते थे और परिवार के लोग इसमें रो रहे थे और मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। मुझे ये भी डर था कि अगर परिवार वालों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी तब परिवार वाले मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए मैं मजबूर होकर के परिवार के सदस्यों को मारना ही उचित समझा। इसके बाद परिवार के सदस्यों को मैंने रास्ते से हटा दिया। मामला पहुंचता है लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट आरपी गुप्ता की तारीफ करता है, नाम लेकर के कहता है कि आपने केस को बहुत ही कम वक्त में खोल दिया, आपका इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अच्छा था। इसके बाद लोअर कोर्ट ने शबनम और सलीम को फांसी की सज़ा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ दोनों हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है। इसी दौरान शबनम जेल में ही एक बेटे को जन्म देती है जो घटना के वक्त 7 महीने का गर्भ में था। जो जेल कानून के हिसाब से वह बच्चा बेकसूर होते हुए भी 7 साल तक अपने मां के साथ जेल में रहता है। इसके बाद हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इधर शबनम मुरादाबाद जेल में बंद थी, सलीम आगरा जेल में बंद था। केस चलता रहता है और वह सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। केस को रेयर ऑफ रेयरिस्ट मानते हुए फांसी की सज़ा को बरकरार रखती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बाकायदा मई 2015 में डेथ वारंट जारी करती है। डेथ वारंट पहुंचता है एक मुरादाबाद जेल में, जेल अधीक्षक के पास, एक आगरा जेल में जेल अधीक्षक के पास। लेकिन इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट था। जब किसी का डेथ वारंट जारी होता है तो उसमें जगह, डेट और समय निश्चित किया जाता है। इस डेट पर, इस जगह, इस समय पर फला फला व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। वारंट में ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी होती हैं, लेकिन इस डेथ वारंट में ऐसा नहीं था। तो पुलिस अधीक्षक ने इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से जानने के लिए जानकारी मांगी। यह एक जेल मैनुअल का लीगल प्रोसीजर होता है। इसके बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश के गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मर्सी पिटीशन दायर करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनका मर्सी खारिज कर देते हैं। इसके बाद इन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर किया और इस ग्राउंड पे दायर किया कि मेरा एक छोटा बच्चा है 10-11 साल का, उसे माँ की ज़रूरत है, मेरे बिना वो अनाथ हो जाएगा। इसी ग्राउंड पर मेरी फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। अगर रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाता है
तो भारत की यह पहली महिला होंगी जिन्हें फांसी दी जाएगी। आज तक आज़ाद भारत में किसी महिला को फांसी नहीं हुई है। अगर ऐसा होता है तो यह एक रिकॉर्ड होगा। कॉलेज टाइम के एक दोस्त उस्मान सैफी जो शबनम के दोस्त थे, शबनम के बच्चे को गोद ले चुके हैं। शबनम का बच्चा अभी 14 साल का है। शबनम को उस्मान सैफी अपना बहन मानते हैं। कॉलेज समय में एक बार उस्मान सैफी के पास भरने के लिए फीस नहीं थी, तो शबनम उनका फीस भर देती है और उसी एहसान को मानते हुए वह शबनम के बेटे को गोद ले लिए हैं। उस्मान एक दफ़े मीडिया में कहे भी थे कि मैं जिस शबनम को जानता हूँ वह ऐसी नहीं थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, किस कारण से ऐसी घटना हुई, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं जिस शबनम को जानता हूँ वह शबनम बहुत अच्छी थी, दिल की बहुत अच्छी थी। शबनम का लड़का अभी 14 साल का हो चुका है। वह जेल में अपने माँ से मिलने जाया करता है। शबनम सलीम केस में फ़िलहाल अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। फ़िलहाल दोनों जेल में ही बंद हैं। अगर आगे कोई अपडेट मिलता है तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, मेरा यह एक छोटा सा प्रयास है। अब आप लोगों से अपील है कि मेरा वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, यह एक मेरा छोटा सा प्रयास है और बहुत उम्मीद लेकर यह वीडियो मैं बनाता हूँ। तब तक के लिए राम राम। मिलते हैं किसी कहानी में जल्द ही। धन्यवाद।